दोस्तों नमस्कार। टैक्स आज़ादी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो या तो आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपके सैलरी स्लिप में या तो आपके फॉर्म 16 में जो जो डिडक्शंस आपको मिल रहे हैं, एग्जेम्पशंस मिल रहे हैं, अगर वो सही है या नहीं है, आप कितने क्लेम ले सकते हो, क्या ले सकते हो, ये सारी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। अगर इसमें आज हम सीखने वाले हैं कि इनकम टैक्स अलाउंसेस एंड द लिमिट्स, हमको उसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ में देखेंगे कि कितना टैक्स बच सकता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि HRA हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 1013A। तो इसमें कैसा होता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो आप उसे क्लेम कर सकते हो या नहीं। अगर आप ओल्ड रेक्सिन में रिटर्न भरने की कोशिश करोगे तो उसमें आप क्लेम ले सकते हो, बट न्यू रेक्सिन के अंदर आप क्लेम नहीं ले सकते। अभी हम देखते हैं कि HRA जो होता है, तो HRA में कैसा होगा कि जब भी आप अपना HRA क्लेम करने की कोशिश करोगे तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो एग्जेम्पशंस लिमिट होती है उसका क्या होता है, कि जो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग तीन जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कोई भी मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 50% ऑफ द सैलरी ऑफ द मेट्रो सिटी और 40% ऑफ द सैलरी फॉर द नॉन मेट्रो सिटी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। ये क्या है फॉर्मूला, कि जब भी आप HRA को कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सपोज एग्जांपल, आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपया है, जो 5 लाख पे आपको कैलकुलेशंस कैसे करना है, जिसमें आपको एक्चुअल HRA रिसीव कंपनी से कितना मिलता है, 1,15,000 रुपया, राइट। उसमें से अभी से तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल रिसीव कितना हुआ, 1,15,000 रुपया। अभी 50% ऑफ द मेट्रो सिटी मतलब ऑफ द सैलरी, मतलब क्या, कि जो 50% ऑफ द सैलरी मेट्रो सिटी और 40% ऑफ द सैलरी ऑफ द नॉन मेट्रो सिटी। इसका मतलब क्या, कि जो आपको सैलरी मिली है, सपोज कि आपको 5 लाख की सैलरी मिली है, उसका 50% मतलब 2.5 लाख रुपया, और 40% ऑफ द सैलरी ऑफ द नॉन मेट्रो सिटी। अगर आपको नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो उसमें आपको 40% के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट क्या करोगे कि 5 लाख का 40% मतलब 2 लाख रुपया हो जाएगा। और रेंट पेड, आप अगर सपोज रेंट पे रहते हो और रेंट पे करते हो, सपोज आपने 80,000 रुपये का रेंट पे किया है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 80,000 रुपया। और 10% ऑफ द सैलरी, सपोज आपकी सालाना सैलरी 5 लाख रुपया है, उसका 10% मतलब क्या हुआ कि 50,000 रुपीज़। तो 80,000 में से 50,000 माइनस करूंगा तो 30,000 आएगा। जो 30,000 आएगा वो 30,000 आपको एज अ क्लेम, मतलब ये फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा। मतलब सपोज कि आपको HRA मिल रहा था 1,15,000 रुपया। आपका इसका कैलकुलेशन करने के बाद इधर 50% में जाओगे तो 2.5 लाख रुपया होगा, इधर 40% में कैलकुलेशन करो तो 2 लाख रुपया होगा। और इसमें से आपने एक्चुअल रेंट पे किया 80,000 रुपया, और 10% ऑफ द सैलरी का 50,000 मतलब 30,000 रुपया ये होगा। तो ये तीनों में से जो भी कम होगा, मतलब विच एवर इज लेस होगा, वो आपको एग्जेम्पशन की तरह क्लेम मिल सकता है। अभी हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, if your salary is 50,000 per month and you pay the 15,000 rent per month, your HRA exemptions will be calculated based on the above the formula। मतलब क्या, कि आपको अगर 50,000 रुपया महीने की इनकम है और 15,000 रुपया आपका रेंट जा रहा है हर महीने, तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी इसमें देखेंगे, और एक अच्छा टिप्स है, मैं आपको बताता हूँ। इफ यू डू नॉट गेट HRA बट स्टिल यू पे द रेंट, यू कैन क्लेम अ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80GG। मतलब क्या, कि अगर आप HRA आपको मिल नहीं रहा है कंपनी से, बट आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे रेंट पे कर रहे हो, आपको रेंट स्लिप मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो आप इसका क्लेम ले सकते हो अंडर सेक्शन 80GG में, राइट। उसके बाद अब हम देखेंगे ट्रैवल अलाउंस। तो रियल ट्रैवल अलाउंस क्या होता है, कि ये सेक्शन 10(5) में क्या बोलता है कि लीव ट्रैवल अलाउंस यू कैन क्लेम टू टैक्स एग्जेम्पशंस ऑन द ट्रैवल एक्सपेंसेस बट ओनली फॉर डोमेस्टिक ट्रिप्स। मतलब क्या, कि आप इंडिया में अगर कहीं भी ट्रैवल करते हो एज अ कंपनी के थ्रू जो भी है, तो आपका लीव ट्रैवल अलाउंस का आप खर्चा ले सकते हो, उसके बिना आप ले नहीं सकते। फॉरेन टूर होगा तो पॉसिबल नहीं है। अभी इसका एग्जेम्पशन कंडीशंस क्या होता है, कि ये एग्जेम्पशन कंडीशंस में क्या होगा, कवर द सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रंस एंड द डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड द सेल्फ बीइंग। मतलब क्या, कि आप खुद, आपके हस्बैंड और वाइफ है, आपके बच्चे, आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हो गए, और आपके जो सेल्फ भी हो गए, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। फिर अलाउड कितना होगा, ट्वाइस इन द ब्लॉक ऑफ द 4 ईयर, मतलब 4 साल में आपको 2 बार ये एग्जेम्पशन की लिमिट का आप डिडक्शन ले सकते हो, एग्जेम्पशन ले सकते हो। ओनली द ट्रैवल फेयर इज कवर और नॉट होटल्स फूड्स एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। जो दूसरे एक्सपेंसेस आप करते हो वो अलाउ नहीं कर। मतलब क्या बोलना चाहता है, कि जो ट्रैवलिंग करते हो उसमें जो खर्चा लगेगा ना, वही आपको डिडक्शन एग्जेम्पशंस मिल सकता है। ये जो आप होटल का खर्चा करोगे, खाने का खर्चा करोगे, तो इसका एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेगा। मस्ट भी, और ये किसने मस्ट भी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, और इसको प्रोवाइड किसने किया होना चाहिए, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया होना चाहिए, तभी मिलेगा। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल,
If you travel from the Delhi to the Mumbai and your flight tickets cost rupees 10,000, you can claim that as a exemption rupees 10,000। मतलब क्या बोलना चाहता है कि अगर आपने ऑफिस के काम से या तो ऐसे ट्रैवलिंग किया है कंपनी से, तो दिल्ली टू मुंबई जाने के जो 10,000 का आपने टिकट कॉस्ट निकाला है, तो वो टिकट आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में, लीव ट्रैवल्स अलाउंस में। उसके बाद आपको पता ही होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 IA में, तो ये असेसमेंट ईयर 24-25 में 50,000 रुपया था ओल्ड और न्यू रेग्जिम में। अब ये असेसमेंट ईयर 25-26 में ओल्ड रेग्जिम में 50,000 है और न्यू रेग्जिम में 75,000 हो चुका है। तो ये स्टैंडर्ड है, आपको सभी को डिडक्शंस मिल ही जाता है जो सैलरी पर्सन है उसको, तो इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। उसके बाद देखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन एंड द हॉस्टल अलाउंस, सेक्शन 10-14। ये क्या बोलता है कि पेरेंट्स यू कैन सेव योर टैक्स ऑन योर चिल्ड्रंस एजुकेशन एक्सपेंसेस। मतलब जो पेरेंट्स है ना, वो अपने चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस में ये एग्जामेशंस ले सकते हैं, पर उसकी कंडीशंस है वो हमें देखते हैं। द एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। मतलब क्या कि 2 चाइल्ड तक आपको 1,100 पर मंथ, मतलब 1,200 रुपया सालाना, मतलब 2,400 रुपया सालाना आपको 2 चाइल्ड के लिए एग्जामेशन मिल जाता है। भाई हॉस्टल अलाउंस होगा तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। मतलब ये लोग ने एक ही कंडीशंस रखा है, 2 बच्चे होने चाहिए, दोनों बच्चों के लिए आप एग्जामेशन ले सकते हो, 3 है तो आपको मैक्सिमम 2 के मिलेंगे और 3 का नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या हॉस्टल अलाउंस होगा तो 300 रुपया पर मंथ होगा और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए होगा। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू हैव 2 किड्स स्टडी इन द स्कूल, यू कैन गेट अ एग्जामेशन ऑफ रुपीज 2,400 पर ईयर अंडर द एग्जामेशन अलाउंस। मतलब क्या बोल रहा है कि 2,400 रुपया आप हर साल एग्जामेशन ले सकते हो अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और उसका एग्जामेशन आप क्लेम कर सकते हो एग्जामेशन इसके चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के अंदर सेक्शन 10-14 में। फिर आता है कि ट्रांसपोर्ट एंड अदर अलाउंसेस, देयर आर द अदर स्पेशल अलाउंसेस दैट कैन हेल्प यू द मोर सेव मोर टैक्सेस। द ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, मतलब जो पर्सन हैंडीकैप है या तो जो भी है उसके लिए 3,200 पर मंथ के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जामेशन मिल सकता है। डेली अलाउंस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेंसेस जो किया रहेगा उसका मिल जाता है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस होगा तो फुल्ली एग्जाम इफ यूज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, मतलब जॉब है या तो आपको यूनिफॉर्म कंपलसरी है, तो आपको जितना आप यूनिफॉर्म के लिए खर्चा करोगे उतना आपको एग्जामेशन मिल जाएगा एज पर द इनकम टैक्स के हिसाब से। अदर स्पेशल अलाउंसेस बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेंसेस, रिसर्च है ट्रैवल्स कर रहे हो तो उधर के एग्जामेशन भी मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि बोनस टैक्स सेविंग टिप्स होता है, तो क्या कर अगर इसमें क्या था बिफोर द वाइफ, मतलब क्या बोलना चाहता है कि अगर आप ATC में, PPF में, LIC में, EPF में, ELSS में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, क्लेम करते, मतलब डिडक्शंस का क्लेम लेते हो, तो आप वहीं पे भी आप अपना टैक्स बचा सकते हो ओल्ड रेक्सिम में। न्यू रेक्सिम में ये सारे डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद क्लेम द डिडक्शंस ऑन द होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट अंडर सेक्शन 24B। मतलब क्या बोल रहा है कि आप होम लोन इंटरेस्ट का भी एग्जामेशन ले सकते हो, बट ये एप्लीकेबल ओनली फॉर ओल्ड एग्जाम्स के लिए है। न्यू एग्जाम में इसका आपको डिडक्शंस नहीं मिलता, क्लेम आप नहीं ले सकते। द मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, ये भी आपको ओल्ड एग्जाम में ही मिलता है, न्यू एग्जाम में नहीं मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरो उसके पहले आपको ऑलवेज भी कंपेरिजन कर लेना चाहिए कि ओल्ड एग्जाम और न्यू एग्जाम दोनों में से कौन सी चीज़ मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कौन सी मुझे मेरा टैक्स बचा सकती है। दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आप इसमें और जानकारी प्राप्त कर सकें, सीख सकें, समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं नया कुछ, ताकि आप समझ सको कि इनकम टैक्स जो अभी 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला है रिटर्न भरना, वो आप अच्छे से सीख सको, समझ सको, और चाहो तो इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके आप आगे भी बढ़ सको। अगर दोस्तों अगर आप ये सब सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करें और आज ही रजिस्टर करके सीखना शुरू करें, ताकि आप एटलीस्ट अपना इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके फाइल करना सीख सके, समझ सके। एटलीस्ट आप भरना ना चाहते तो एटलीस्ट आपको इसका नॉलेज तो हो सके कि हाँ एक्चुअल में ये रिटर्न होता कैसे है, किस तरह से बनता है। तो अगर ये सारी चीज़ आप सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और रजिस्टर करके सीखना शुरू करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखते हैं नया कुछ।